नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 38, जिसमें आज हम पुरुष कुंडली भाग 9 की बात करने वाले हैं। आज के भाग में जो मुख्य विषय है वह विषय है कि जीवन संगनी के शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं जो कि उसको परेशान कर सकते हैं, और उनसे संबंधित ग्रह नक्षत्रों की आप उपासना करके उनके से संबंधित शांति करके आप उनसे लाभान्वित भी हो सकते हो। लेकिन पहले ये जानेंगे कि जीवन संगनी के संबंध में कि किसी पुरुष की कुंडली से हम कैसे जान पाएंगे कि उसकी जो जीवन संगनी है वह किस प्रकार के रोग से पीड़ित हो सकती है। वहीं आज हम इसका विश्लेषण उपपद कुंडली के माध्यम से भी करेंगे। तो उपपद कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं यह भी आज की जो वीडियो है इसमें आपको सिखाने वाला हूं। बड़े ध्यान से धैर्यपूर्वक आप उपपद कुंडली के इस प्रकरण को समझें, सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक विषय को। उपपद कुंडली, सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं उन सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि उपपद कुंडली का हम किस प्रकार से निर्माण करते हैं, ताकि उनको समझ में आ सके उपपद कुंडली है क्या और कैसे हम इसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम मानकर चलते हैं कि ये एक मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में यहां पर मैं इसमें उपपद कुंडली कैसे निर्माण करूंगा, जैसे कि यहां पर जो 12th हाउस है, जो 12वां घर है, उस घर में जो नंबर लिखा हुआ है उससे हम उस राशि की पहचान करते हैं कि इस नंबर से हम कौन सी राशि को पहचाने। तो 12 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि ये मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, जिनको गुरु भी कहते हैं। गुरु बृहस्पति हैं, देव गुरु कहे जाते हैं। अब ये अपने द्वादश भाव के स्वामी जब द्वादश से दूर बैठे हों, कहाँ बैठे हैं, कितनी दूरी पर बैठे हैं, वहां तक हमको देखना होगा। जैसे मानकर चलिए कि गुरु बृहस्पति यहां लग्न में आकर बैठ गए, द्वादश भाव के स्वामी हैं, लग्न में आकर बैठ गए, तो उपपद कुंडली का जब निर्माण करेंगे तो जस भाव के स्वामी और जहां बैठे हैं वहां तक हमको गिनना है। एक भाव एक है, ये 2 दूसरे भाव में बैठ गए, जाकर जहां तक ये बैठे वहीं से आगे हमको पहुंचना होगा उपपद बनाने के लिए। तब जहां ये बैठ गई यहां से 1 और यहां 2, अर्थात उपपद कुंडली क्या होगी, जो वृषभ राशि से शुरू होगी। तो क्या सीखे हम कि जो 12वें भाव का स्वामी होता है, 12वें भाव से जितनी दूरी पर वह विराजमान है, जितने घर काउंट करते हैं हम, वो उतने दूर बैठते हैं, उतने ही आगे तक हमको जाना है। और उस भाव को जो उतनी ही दूरी पर है जितना कि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव से दूर है, इतना ही उस 12वें भाव के स्वामी से आगे बढ़ेंगे। उतने ही भाव जितना वह अपने भाव से दूर है उतना ही आगे बढ़ेंगे, और जो भाव आएगा वही उपपद कुंडली का लग्न होगा। जैसे कि यहां पर 12वें भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, तो 1 2 दो भाव दूर हैं। ठीक है, 2 भाव दूर हैं। अब इतना ही दूर आगे बढ़ना है, तो 1 और 2, तो दूसरा भाव जो होगा वह उपपद कुंडली का भाव होगा। तो वृषभ लग्न की उपपद कुंडली बन जाएगी। तो वृषभ लग्न की उपपद कुंडली का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे। अब हमने उपपद कुंडली को बनाना सीख लिया है कि उपपद कुंडली कैसे बनती है, कैसे उसका निर्माण होता है। अब कभी भी अगर पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो स्त्री का विचार किया जाएगा, और अगर स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो पुरुष का विचार किया जाएगा। उसके रोग से संबंधित विचार हम उसके दूसरे भाव से करेंगे, उपपद कुंडली के दूसरे भाव से। अब दूसरे भाव को आप ऐसे समझ सकते हो कि वह दूसरा भाव लग्न से दूसरा, उपपद कुंडली की लग्न से दूसरा भाव हो सकता है,
उपपद कुंडली के सप्तम भाव से दूसरा भाव हो सकता है, उपपद कुंडली के सप्तमेश जहां बैठे हो वहां से दूसरा भाव हो सकता है। ठीक है, 3 बात यहां हो गई। चौथी बात, उपपद कुंडली के जो सप्तमेश हैं वह नवमांश में उसके जो नवमांश है उस नवमांश से दूसरा भाव जो है वहां से भी हम रोग को देखेंगे। उपपद कुंडली के जो सप्तम भाव के स्वामी है उनका जो नवमांश है कहाँ पर, जो नवमांश में स्थिति है उस राशि को देखेंगे। उस राशि के जो स्वामी हैं, जो नवमांश पति हैं, वो जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से दूसरे स्थान को देखेंगे। अब आप ये समझ गए कहाँ कहाँ से हमें दूसरे स्थान को देखना है। रिपीट कर सकते हो आप, आपके पास अगर समझ में नहीं आए तो वापस से रिपीट करके आप फिर से सुन सकते हो। चलिए, अब यहां पर मैं कुछ समय के लिए इसको हटा देता हूं। उपपद कुंडली हम सीख चुके हैं। अब उपपद कुंडली को मानकर चलिए ये उपपद कुंडली है जो मेष लग्न की है। अब इसको ही मान लीजिए उपपद कुंडली हाल फिलहाल में सीखने के लिए, तो हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से समझ जाओगे। मानकर चलिए कि उपपद कुंडली कौन सी है, मेष लग्न की उपपद कुंडली है। अब उपपद कुंडली में सबसे पहले हम भाव को देखेंगे, तो भाव को, अब भाव ही देखने हैं तो हम से इसको उपपद ले लेते हैं। उपपद, उपपद ये भी उपपद मान लीजिए कुछ समय के लिए, दोनों ही उपपद है, अलग अलग उपपद। जब हमें दूसरे भाव का विश्लेषण करना है, जो लग्न ये भाव हो गया 1 नंबर का, यहां से दूसरा भाव, सप्तम ये हो गया, यहां से दूसरा भाव, ठीक है, सप्तमेश से दूसरा भाव, सप्तमेश यहां पर मान के चलिए मेष लग्न है तो इसके सप्तमेश हो गए शुक्र, शुक्र यहां पर बैठे हो कुंडली में, उससे दूसरा भाव, इसको देखेंगे। इससे रोग का विचार किया जाएगा। अब देखिए एक स्थिति है कि जब शुक्र, अब शुक्र और केतु को लेकर चलेंगे, शुक्र और केतु को लेकर चलेंगे, शुक्र और केतु को लेकर चलेंगे। देखिए जब दूसरे भाव में शुक्र और केतु बैठे हो तो यहां पर रख सकते हो आप शुक्र और केतु, यहां पर भी शुक्र केतु बैठे हो। अगर मैं यहीं का भी देखूं और जहां पर ये सप्तमेश बैठे हो, शुक्र बैठे हो मानकर चलिए, वहां से दूसरे भाव में अब सप्तमेश शुक्र हैं तो इससे तो होगा ही नहीं, तो यहां हमको सिर्फ देखना होगा कि ये कहां पर बैठे हैं, ये यहां से दूसरे भाव को देखना हमें जो सप्तमेश है उससे। तो शुक्र और केतु अगर विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है उससे रक्त प्रदर की बीमारी होती है, ये देखी जाती है। वहीं दूसरी स्थिति जो होगी, अगर यहां पर शुक्र केतु के स्थान पर बुध और केतु बैठे हो, शुक्र केतु के स्थान पर कौन बैठे हो, बुध और केतु बैठे हो, यहां भी ये स्थिति हो बुध और केतु के विराजमान होने से, तो ऐसी स्थिति में या तो वहां बैठे हो दूसरे भाव में, या फिर सप्तम से दूसरे भाव में हो, या सप्तमेश से दूसरे भाव में हो, या सप्तमेश जिस नवमांश में है उस नवमांश से दूसरे भाव में हो, या जिस नवमांश में बैठे उसका स्वामी जहां बैठा है हुआ है उसके दूसरे भाव में हो, तब भी स्थिति आप देखोगे। ठीक है, अब जब भी ये हो तो एक तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है हष्टपुष्ट होती है, थोड़ा सा शरीर उसका ऐसा होता है, स्थूल शरीर उसको कहा जाएगा, थोड़ा आलस्य वाला शरीर होता है, तो वह स्थिति हो जाती है। हष्टपुष्ट है लेकिन वह स्थिति उसकी हो जाएगी। यहां पर वह जो बुध और केतु जो बैठे हुए हैं ये अस्थि श्राव की परेशानी दे देते हैं, तो शुक्र से संबंधित परेशानी होगी, बुध से संबंधित परेशानी होगी और केतु से संबंधित मिलकर जो बनेगी तो वह उसको अस्थि श्राव दे देंगे, अस्थि श्राव का रोग दे देंगे। कैल्शियम की कमी आपको देखने को मिलेगी, कैल्शियम का क्षय होगा उसके शरीर से, कैल्शियम का क्षय होगा, कमी होगी, तो हड्डियों से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे अगर यहां पर जो स्थिति है कि अगर शनि सूर्य और राहु, अब शनि सूर्य राहु को देखते हैं, अगर ये शनि सूर्य राहु, अभी मैं हाल फिलहाल में यही लिखूंगा आप समझते चलोगे, शनि सूर्य
और राहु अगर ये बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, ऐसी स्थिति हो कुंडली में, तो ये उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी उसको क्या हो सकता है, उसको हो जाएगा जो हड्डियों का बुखार होता है, जिसको कहते हैं अस्थि ज्वर। हड्डियों से संबंधित बुखार हो जाता है, ऐसा ऐसा बुखार जो हड्डियों में रहता है, तो ऐसा मंद ज्वर भी कहते हैं, अस्थि ज्वर भी कहते हैं। तो ऐसे बुखार होने की संभावना बहुत अधिक ऐसे व्यक्तियों में मिलती है। वहीं अगर उपपद से दूसरे स्थान में, आपको ये देखना होगा कि उपपद से दूसरे स्थान में अगर मिथुन या कन्या राशि आए, जैसे कि मानकर चलिए ये हम उपपद कुंडली देख लेते हैं, जैसे कि या तो यहाँ पर बुध स्वामी होने चाहिए उस राशि के, या तो मिथुन हो या कन्या हो। तो अगर यहाँ पर हम 2 नंबर तो 3 नंबर रहेगी स्थिति, 2 नंबर तो 3 नंबर, तो ये दूसरे भाव के स्वामी मिथुन हो गए तो भी स्थिति। अगर मानकर चलिए यहाँ पर सिंह, तो यहाँ पर कन्या, सप्तम से दूसरा स्थान उपपद कुंडली के, ये उपपद कुंडली की बात चल रही है, तो उपपद कुंडली के सप्तम से दूसरा स्थान अर्थात वहां कन्या। तो ऐसी स्थिति जब भी होगी तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी, उस व्यक्ति की पत्नी को कौन से रोग हो सकते हैं, इस बात को हम देखेंगे कि अगर इसमें ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर, यहाँ दोनों स्थिति आपने देख ली, यहाँ पर अगर 3 हो या यहाँ पर 3 हो या 6 हो, यहाँ पर 3 या 6 हो ऐसे लिखा हुआ हो उपपद कुंडली में, और यहाँ पर कौन बैठ जाए, यहाँ पर शनि प्लस मंगल ये विराजमान हो जाए। कौन हो जाए, शनि और मंगल, शनि और मंगल विराजमान हो जाए। यहाँ पर भी शनि मंगल हो जाए, मानकर चलिए शनि मंगल विराजमान हो जाए, तो ये दोनों अगर बैठ जाएं तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी उसको नाक से संबंधित बीमारी होती है, जैसे कि किसी को नक्सीर की बीमारी हो गई या साइनस की बीमारी हो गई, तो उसको नाक से संबंधित रोग देखने को मिलेंगे अगर शनि और मंगल उपपद कुंडली के दूसरे भाव में हो। और कब, जबकि बुध उस भाव के स्वामी हो। आप ऐसे ध्यान रखिए, मिथुन और कन्या के स्वामी बुध होते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी दूसरे उपपद कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी कौन हो, बुध हो, और वहां पर शनि और मंगल विराजमान हो जाए, तब उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी उसको नाक से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। अगर यहीं पर कौन हो, उपपद कुंडली के दूसरे स्थान में कौन सी हो, मेष या वृश्चिक, अर्थात जिसके स्वामी मंगल हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है आपके लिए, आपको समझना चाहिए जो आप सही प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ें। मानकर चलिए उपपद कुंडली, तो उपपद कुंडली में यहाँ पर क्या हो, दूसरे नंबर पर या तो 8 लिखा हो या 1 लिखा हो, 8 लिखा हो या 1 लिखा हो, तो या तो यहाँ पर 7 लिखा होगा लग्न में, या यहाँ पर 12 लिखा होगा, ठीक है, तभी यह स्थिति बनेगी। तो या फिर यही स्थिति यहाँ पर बने 8 या 1 हो, या जहां भी सप्तमेश बैठे वहां से स्थिति बने, तो यहां भी या तो 7 होगा या यहाँ 12 होगा, ऐसी स्थिति तब बनेगी। ऐसी स्थिति जब भी बने कि वृश्चिक राशि हो या फिर मेष राशि हो, और यहां पर अब कौन बैठे, यहां पर बैठे जो बृहस्पति और शनि। अगर बृहस्पति जो गुरु हैं, मेष की राशि में गुरु और शनि बैठ जाएं, मेष की राशि में गुरु और शनि बैठ जाएं। देखिए, बुध की राशि में दूसरे भाव में शनि मंगल बैठ गए तो क्या स्थिति बन गई, उसको नासिका के रोग दे दिए। लेकिन वहीं अगर मंगल की राशि हो और वहां पर गुरु और शनि बैठ जाएं दूसरे भाव में, अब दूसरे भाव को कौन कौन से दूसरे भाव हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। जो लग्न से, उपपद कुंडली के लग्न से दूसरा भाव देखो, उपपद कुंडली के सप्तम भाव से दूसरा भाव देखो, उपपद कुंडली के सप्तम में जहां बैठे हो उससे दूसरा भाव देखो, तो वहां पर अगर गुरु और शनि बैठ गए हैं तो इस स्थिति में आप ये कहोगे कि उस व्यक्ति की जो स्त्री है उसको कानों से संबंधित रोग, कर्ण रोग उसको होंगे। साथ ही साथ उसकी जो नाड़ी है, नाड़ी में भी कहीं ना कहीं दोष पाया जाएगा कि वो नाड़ी से संबंधित रोग भी रहेंगे, जैसे कि नाड़ी की गति में परिवर्तन, मंद गति से चलना कभी,
तो इस तरह से वहां दिक्कतें उसको नाड़ी से संबंधित तो कर्ण रोगों से संबंधित दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ऐसी परेशानियां उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है उसे देखने को मिलती हैं। वहीं आगे अगर हम देख तो अगर दूसरे स्थान में कौन हो, बुध की राशि हो और मंगल की राशि हो। अब ध्यान से सुनिए, बुध की राशि और मंगल की राशि में से कोई भी हो, जैसे कि मिथुन भी हो सकती है, कन्या राशि भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर या तो मिथुन हो जाए, कन्या हो जाए और वृश्चिक हो जाए, मेष हो जाए, अर्थात जिसके स्वामी मंगल हो वह राशि हो, या जिसके स्वामी जो बुध है वह हो, और यहाँ पर गुरु और राहु बैठे हैं। तो गुरु राहु बैठ के चांडाल योग तो बना ही देते हैं। गुरु बृहस्पति और राहु बैठकर, जिसको योग का नाम है चांडाल योग, जब ये साथ बैठते हैं तो यहाँ पर गुरु और राहु बैठे हों, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी उसको दांतों से संबंधित रोग देंगे। दांतों से संबंधित पायरिया हो गया, या दांत टूटने लगे, दांतों में कीड़े लग गए, इस तरह की जो दांतों से संबंधित बीमारी होंगी वह बीमारियां उस स्त्री में देखी जाती हैं। ऐसा देखा जाता है कि हमेशा कहीं ना कहीं कभी इस दांत में चीस हो गई, कभी दूसरे दांत में टीस होती है ना, टीस, तो टीस हो गई। ये आप देखोगे जब भी गुरु और राहु उपपद कुंडली से के जो लग्न से दूसरे भाव में हो या उसके सप्तम से दूसरे भाव में हो, ठीक है, तब ये स्थिति बनेगी। अगर उपपद कुंडली से जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव में अगर कन्या राशि हो, बुध की राशि है कन्या, और तुला हो गई शुक्र की राशि, अगर या तो 6 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो, ये ध्यान रखिए, या तो 6 हो या 7 नंबर लिखा हो, या तो 6 लिखा हो या 7 लिखा हो इस भाव में, या सप्तम से इस भाव में, ठीक है, कोई भी इनमें से हो, 6 लिखा हो या 7 लिखा हो, तो इन दोनों में से कोई भी हो गई। और अगर यहां पर इनके साथ साथ में शनि और राहु बैठे हो, कौन बैठे हो, शनि और राहु, शनि के साथ में राहु बैठ जाए, शनि के साथ में राहु बैठ जाए, ऐसी स्थिति जब भी होगी तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी उसको दर्द, कहीं ना कहीं शरीर में बदन दर्द होता रहेगा, वात रोग, वायु से संबंधित रोग उसमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसी जो स्थिति बनती है, अगर शनि और राहु किस राशि में हो, कन्या राशि में दूसरे भाव में बैठे हो उपपद कुंडली के, या फिर तुला राशि में दूसरे भाव में उपपद कुंडली के में विराजमान हो। आगे देखते हैं, अब ये जितने रोग बताए, ये रोग कब नहीं होंगे, तो जब भी दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो तब ये भंग हो जाएगा नियम। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो दूसरे भाव में तब भी नियम ये भंग हो जाएगा, तब भी वह बीमारी या परेशानी नहीं सताएगी। तो ये बातों में जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती चली जाएगी उतना ही इसमें जो शुभता आती चली जाएगी, रोगों में कमी होती चली जाएगी। इससे संबंधित अब आपको विशेष बात देखनी है कि जब भी आप कभी उपपद कुंडली का विश्लेषण करो रोग देखने के लिए, उसकी व्यक्ति की पत्नी के रोग देखने के लिए, तो सबसे पहले जो आपको पहली बार में ही देखना है वो देखना है कि शुक्र और केतु की युति तो नहीं है, यानी कि एक साथ तो नहीं बैठे हुए, या बुध और केतु की कोई युति तो नहीं है, शनि मंगल की कोई युति तो नहीं है, बृहस्पति और शनि की कोई युति तो नहीं है, या बृहस्पति राहु की कोई युति तो नहीं है, या फिर शनि और राहु एक साथ तो नहीं है। यदि इनमें से एक या एक से अधिक योग हैं, इस तरह के साथ बैठे हुए हैं, और यदि इन जो ग्रह हैं उन राशियों में से हैं जो कि इस नियम में नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया दूसरे भाव में अगर मंगल की राशि हो या बुध की राशि हो, ऐसी नहीं है, कोई अलग है, तो आपको यहाँ पर उसको छोड़ देना है, विचार नहीं करना उसका, तो फिर उससे संबंधित परेशानियां नगण्य हो जाती हैं। वहीं कुछ नियम और हैं, वह मैं आपको और बता देता हूं, जो कि मुख्य रूप से बहुत ही विशिष्ट नियम है, जो अब मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं, उनको आप ध्यान से नोट करते रहिए। उपपद कुंडली में हम एक बात का ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है इसलिए हम बताएंगे, लेकिन जब शुभ ग्रह की दृष्टि हो
तो जो फल बताया जाएगा वह फल पूर्ण नहीं होगा। तो बहुत ही सूक्ष्मता से आपको अध्ययन करना होगा। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा तो नहीं है, जो ग्रह बैठे हुए उनका बल कैसा है, बलहीन तो नहीं है, तो वह सभी स्थिति आपको देखनी होगी। उसके बाद ही आपको फलादेश करना चाहिए। सिर्फ यहां वीडियो देखी और आपने तुरंत फलादेश कर दिया तो वह स्थिति सही नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव के अतिरिक्त आपको यह भी देखना है उस दूसरे भाव को शुभ ग्रह कितने देख रहे हैं, जो शुभ ग्रह देख रहे हैं उनका बल कितना है। इन सभी बातों का जब आप सूक्ष्म विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही आपको अपने आप से स्वयं ये तराजू में तोलना होगा कि कितने ग्रह में कितना बल है और उस बल के आधार पर वह कितना फल देने में सक्षम है। उसी के आधार पर आप उस बात का विश्लेषण करें। देखिए, यदि शनि मंगल और सूर्य, शनि मंगल और जो सूर्य है वह शुक्र से क्या हो, चौथे हो। किससे? शुक्र से चौथे या फिर छठे स्थान पे हो। जैसे कि हमको शुक्र यहां पर शुक्र से चौथे बोला है, तो मानकर चलिए जो शुक्र यहां विराजमान है, चौथे भाव में शुक्र है। अब यहां से चौथे भाव में शुक्र नहीं, जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, शुक्र यहां पर है, शुक्र यहां है, एक मिनट, जैसे कि शुक्र हैं यहां बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए शुक्र यहां बैठे हुए हैं उपपद कुंडली में। अब यहां से हमको क्या देखना होगा, शनि मंगल और सूर्य एक साथ तो नहीं बैठे हुए, जैसे कि 1 2 3 4, तो शनि मंगल सूर्य ये अगर चौथे भाव में बैठे हो या फिर कहां बैठे हो, छठे भाव में, शनि मंगल और सूर्य शुक्र से हो, किससे हो, शुक्र जहां बैठे हो उससे बैठे हो ऐसे, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति होती है कुंडली में। अगर ये बहुत ज्यादा बलवान है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है इनके ऊपर, तो ये दोनों अग्नि तत्व हैं। कौन? मंगल और सूर्य। वहीं राहु इनके साथ में होते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की स्थिति बनती है। और चौथा घर सुख का घर है। अब जब भी शुक्र से चौथे घर में इस तरह की स्थिति बनेगी उपपद कुंडली में, तो उस व्यक्ति की, ये कहा जाता है शास्त्रों में, ये कहा गया है, जो ज्योतिष के ग्रंथ है उनमें कहा गया है कि उस व्यक्ति की जो पत्नी है उसकी आंखों के सामने किसी न किसी कारण से वह जल जाती है। अगर हल्का फुल्का योग है तो हो सकता है कि खाना बना रही है तो तेल छलका हल्का सा और वो जल गई, तो इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो पत्नी है उसको बड़ी सावधानी से जो किचन है या जो अग्नि है उससे कहीं ना कहीं दूर रखना चाहिए। उससे अधिक जहाँ पर संवेदनशील हो, अग्नि से संवेदनशील स्थिति हो, तो वहाँ से उसको उस समय में जब भी राहु मंगल या शनि की कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ऐसी स्थिति जब भी हो, तो वहाँ उसको प्रयास करना चाहिए कि उसको अपनी जो पत्नी है उसको इस स्थिति से बचाने के लिए अग्नि से थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे किचन में कोई सिलेंडर में, कोई जो गैस सिलेंडर है, गैस पाइपलाइन है, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो गई तो उस वजह से भी उस व्यक्ति की जो पत्नी है उसको जलने का योग हो जाता है। तो इसलिए सावधानी से कार्य करना चाहिए। जिस किसी के भी अगर ऐसा कोई योग है तो वहां उसको बड़ी सावधानी पूर्वक ये कार्य करना चाहिए। मंगल, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों शुक्र से चौथे या फिर छठे घर में। चलिए आगे देखते हैं। एक नियम बहुत ही रोचक है, आप एक बार इसको कुंडली अगर किसी की हो और आपको ऐसे व्यक्ति मिले तो उनकी कुंडली को जरूर देखना। उपपद कुंडली से ये प्रयास करना नियम कितना सच है उसको आप एक बार वेरीफाई जरूर करना। बताया गया है कि जो द्वादश स्थान है, आप स्वयं चेक करोगे इस बात को, मैं नहीं बताऊंगा आपको। जो द्वादश स्थान है ये वाला, उपपद कुंडली की हम बात कर रहे हैं, द्वादश स्थान और जो छठा स्थान है ये स्थान उपपद कुंडली का,
इन दोनों में से एक में तो मान के चलो सूर्य हो और दूसरे में हो चंद्रमा। दूसरे में कौन हो? चंद्रमा। एक में सूर्य और एक में चंद्रमा, या तो यहां सूर्य हो यहां चंद्रमा हो। ऐसी स्थिति उपपद कुंडली में अगर बने, छठे भाव में, उपपद कुंडली के छठे भाव में सूर्य हो या चंद्रमा हो, या फिर 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा में से एक हो, एक तो होना चाहिए कहां पर? एक होना चाहिए छठे भाव में उपपद कुंडली के में, चंद्रमा या सूर्य। एक होना चाहिए 12वें भाव में उपपद कुंडली के में, चंद्रमा या सूर्य। ऐसी स्थिति जब भी उपपद कुंडली में बनेगी तब वे पति और पत्नी दोनों ही एक एक आंख के होंगे, एक एक आंख के होंगे। ऐसा जो ज्योतिषीय ग्रंथ है उनमें बताया गया है। अब ये कितना सिद्ध है, ये आपको एक बार कुंडली में देखकर, उपपद कुंडली का विश्लेषण करके ये प्रयास करना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा अगर ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं तो क्या। अब एक आंख का ऐसा भी हो सकता है, मानकर चलिए कि कहीं कहीं स्थिति ऐसी होती है कि जैसे कि सूर्य और चंद्रमा बैठे तो हैं लेकिन इतना बल नहीं है उनमें, या उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है। तो हो सकता है किसी की आई साइड इतनी वीक हो गई, एक आंख से कम दिखता है, उसका चश्मा बना हुआ है। ऐसी पति की स्थिति, ऐसी पत्नी की स्थिति। पता चला आपने बहुत सारे ऐसे विवाह देखे होंगे कि दोनों ने चश्मे लगा रखे हैं, तो आई साइड के, ऐसा नहीं फैशन का, आई साइड का। तो वह की स्थिति जो बनती है वह भी कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की उपपद कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति मिलेगी, लेकिन वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होगी, इसलिए सिर्फ चश्मा चढ़ा है, इसलिए आंखों पर आई साइड वीक हुई है। ये स्थिति इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो फलादेश करने में ये नहीं कि आप ये कह दो कि किसी की एक आंख बिल्कुल खत्म है, नहीं। वो स्थिति तब है जब पाप ग्रह ही देखे जा रहे हो उसको, लेकिन वहां पर अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं उसको, शुभ ग्रह देखने पर तो वह स्थिति को संभालेंगे, स्थिति को बिगाड़ेंगे थोड़ी, स्थिति को संभालेंगे। हो सकता है कि किसी की आंख में ज्यादा दिक्कत होनी थी, उसकी हल्की सी आई साइड वीक कर दी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा बल के आधार पर। लेकिन जब भी ये छठे और 12वें भाव में स्थिति बनेगी उपपद कुंडली के में, एक में चंद्रमा हो और एक में सूर्य हो, तब आंखों से संबंधित परेशानी, एक आंख दोनों की में परेशानी रहेगी, ये निश्चित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक सूत्र और देखिए। अब हम देखेंगे कि जो नवम स्थान है उपपद कुंडली का, नवम स्थान और जो पंचम स्थान है, ये त्रिकोण भाव होते हैं। जैसे कि मानकर चलिए ये उपपद कुंडली है, इसका जो पंचम भाव हो गया, नवम भाव हो गया उपपद कुंडली का, पंचम भाव नवम भाव। यहां से हमको क्या देखना होगा कि यदि इस जो उपपद कुंडली का पंचम स्थान है, यहां पर सूर्य और शुक्र बैठ जाएं। कौन बैठ जाए? सूर्य और शुक्र बैठ जाएं। और नवम भाव है उसमें भी यही स्थिति हो जाए, या तो पंचम में बैठे सूर्य शुक्र, या तो सूर्य शुक्र पंचम में बैठे उपपद कुंडली के, या सूर्य शुक्र नवम में बैठे। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब भी ऐसी स्थिति बने पंचम की और नवम की, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है उसका शरीर का कोई अंग कुछ कम क्रियाशील होता है। अगर ज्यादा स्थिति खराब है तो वह उस अंग से बहुत अधिक पीड़ित है, लेकिन अगर थोड़ी स्थिति खराब है, बैठे हैं वही शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो वहां पर आपको ये देखना होगा, षड भी देख लीजिए, षड में कितना बल है उसके आधार पर भी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप फलादेश करोगे। लेकिन जब भी सूर्य और शुक्र पंचम भाव में बैठे हों या नवम भाव में बैठे हों उपपद कुंडली के में, तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसका कोई अंग है जो कम कार्य करता है। जैसे कि मानकर चलिए किसी के पैर में बात रोग हो गया या कोई परेशानी हो गई, वायु से पीड़ित है तो उसकी वजह से चल भी नहीं पा रहा है, तो वायु रोग हो सकते हैं उसकी पत्नी को। ठीक है,
या कोई ऐसा रोग हो सकता है जिसकी वजह से शरीर का कोई अंग बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हो और जैसे अन्य सामान्य रूप से कम सक्रियता उसमें देखने को मिलेगी, कोई ना कोई अंग अवश्य रहेगा। यहाँ पर ये स्थिति आपको देखनी चाहिए। तो आज मैंने प्रयास किया है कि उपपद कुंडली के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर सकें कि किसी व्यक्ति, किसी पुरुष की जो कुंडली है उसमें उसकी स्त्री को ये देख सकें कि कौन कौन से रोग सता सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं। उनसे संबंधित ग्रहों के हम दान आदि भी कर सकते हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं ताकि वह शुभता आए, उसमें अशुभता उसकी समाप्त हो। तो बहुत सारे उपाय हैं, उन उपायों को भी करके हम कहीं ना कहीं कुछ आराम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जितना बल कम होगा, जितनी शुभ ग्रह की दृष्टि है, उतना जल्दी उपाय असर करता है। लेकिन जितना ज़्यादा वहाँ पर वही है कि अगर बीमारी बड़ी है तो आपको ज़्यादा दिन तक दवाओं का इस्तेमाल करना होगा। अगर स्थिति थोड़ी बहुत है कि हल्का फुल्का बुखार आ गया तो आप 1-2 दिन ही कुछ जो डॉक्टर ने 2-3 दिन की खुराक आपको दी वह आप खा के ठीक हो जाओगे। लेकिन वहीं बड़ी है तो समय लगेगा। तो उसी आधार पर यही विश्लेषण करना आपको चाहिए कि ये बीमारी ज़्यादा बड़ी है या छोटी बीमारी है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जब विश्लेषण किया जाएगा तो एक एस्ट्रोलॉजर एज ए डॉक्टर यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि वो ज्योतिष में जो जानता है उसी के आधार पर विश्लेषण करेगा कि जो परेशानी है वो बड़ी है अथवा छोटी है। अगर छोटी है तो उसका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, बड़ी है तो निराकरण में समय कितना कैसे अधिक लगेगा, निश्चित है समय अधिक लगेगा निराकरण में, और उसके लिए उसे कौन कौन से उपाय उपयुक्त रहेंगे और जो फल है वह क्या हो सकता है बताने में। मैं फिर से वही कहूँगा, जब भी आप किसी उस व्यक्ति को बताओ जिसकी कुंडली है तो इस प्रकार से बताओ ताकि उसको बहुत अधिक धक्का ना लगे। आराम से आपको बताना होगा, अगर स्थिति खराब है तब भी, और उससे उपाय के लिए कहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष में ईश्वरीय जो फलादेश आप करोगे, स्पष्ट आपकी वाणी है, आपने बाकी सारी बातें सही कही हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है तब वह बातें 100% सत्य होती हैं। तो ईश्वरीय कृपा एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर बनी होनी बेहद आवश्यक है। इसलिए हमेशा सही कार्य करो और वही सबके लिए उपयुक्त है। किसी को भी जब प्रेडिक्ट करो तो गलत जानकारी बिल्कुल भी देने का प्रयास ना करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कह दीजिए कि इससे संबंधित जानकारी नहीं है, जब जानकारी हो जाएगी तब मैं आपका ये विश्लेषण करके बता दूंगा, लेकिन उससे पूर्व आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है आपकी समझ में आया होगा। आगे हम लेकर चलेंगे कि कौन कौन से मृत्यु से संबंधित, अब हम स्त्री की मृत्यु, जो पत्नी की मृत्यु है, अगर उसका विचार करना हो ज्योतिषीय आधार पर तो हम कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनसे ये विचार कर सकते हैं कि वहाँ पर जो स्थिति है अच्छी नहीं होगी। उस व्यक्ति के लिहाज से कौन की मृत्यु पहले होगी या किसकी बाद में होगी, या मृत्यु तुल्य कष्टों की जो बात है, मृत्यु को भी 4 भागों में इस तरह से रखा गया है कि मृत्यु है या मृत्यु तुल्य कष्ट है, मृत्यु तुल्य या मृत्यु में, क्योंकि ज्योतिष में मृत्यु तुल्य कष्ट को भी मृत्यु में ही माना गया है, इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है। उसके बाद में हम फिर प्रयास करेंगे कि स्त्री कुंडली का भी विश्लेषण किया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको स्पष्ट हो गए होंगे इससे संबंधित, और आप कुंडली लीजिए, उनका कुंडलियों का विश्लेषण कीजिए, उसके बाद में कमेंट करके बताइए कि आपने जो सूत्र देखे वह सूत्र आपके ऊपर, या जो कुंडलियां आपने देखी उनमें से कितनी कुंडलियां हैं जिन पर वह घटित होते हैं, अपना परिणाम देते हैं, और यहाँ पर कमेंट जरूर करें। तो जय श्री कृष्ण।